हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजीत कुमार और मैं 2020 का जेआरएफ हूँ। और इसके साथ ही 2022 में मेरा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 50 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ। वर्तमान में मैं बरेली कॉलेज बरेली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हूँ। और इसके साथ मैं साक्षी मैम के साथ में 2019 में जुड़ा था और तब से मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और उनके निर्देशन में ही मैंने अपनी सारी तैयारी शुरू की है। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ, मेरा जो आज का मुद्दा है बात करने के लिए वो ये है कि नेट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब सब जितने भी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो सारे लोगों की एक ही आगे जो टारगेट है वो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो नियुक्ति होनी है उस पर। तो उस पर एक जो सबसे बड़ी समस्या है सब लोगों की वो है कि जीएस पेपर को कैसे तैयार करें। तो मैं उसी पर बात करूंगा कि जीएस पेपर की तैयारी कैसे की जाए ताकि उसमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकें। कारण हिंदी में आप सभी अच्छा मार्क्स लाएंगे और ये क्योंकि आप सबकी हिंदी अच्छी है, पर ये बात भी सत्य है कि वहाँ जो लोग भी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उन सबकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, मतलब अच्छी तैयारी उनकी हिंदी में अच्छी पकड़ है। लेकिन जीएस में सबकी हाल लगभग वही है। तो जीएस वहाँ पे एक तरह से निर्णायक भूमिका में है। हिंदी इसलिए सबकी अच्छी है क्योंकि वो जितने लोग पेपर देने आ रहे हैं वो सब के सब ऑलमोस्ट नेट क्वालिफाई है। और नेट क्वालिफाई का मतलब है उन्होंने हिंदी अच्छा पढ़ रखा है, तभी उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। तो अब नेट तो अच्छा है लेकिन जो दूसरा पेपर है वही निर्णायक भूमिका में है, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो इसमें अगर आप जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का सिलेबस है, जो कि सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, उसमें हम देखें तो कितने कुल 6 यूनिट्स लगी हुई हैं। और 6 यूनिट्स में कुछ यूनिट्स उसमें ऐसी हैं जो कि आपने नेट के एग्ज़ाम में भी पढ़ी थी, और नेट के एग्ज़ाम में जो यूनिट्स पढ़ी थी उनको लगभग वैसे ही आपको तैयारी करनी है, उसमें कुछ खास अलग से नहीं करना है। तो जो यूनिट्स नेट्स में नहीं लगी थी उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो उसमें अगर हम बात करें तो पहली इकाई जो है वो है समसामयिक मुद्दे। राष्ट्रीय एवं इसके अंतर्गत क्या है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे, और दूसरा है प्रमुख व्यक्तित्व, तीसरा है खेल समाचार, चौथा है विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। अब आप देखें ये जो पहली यूनिट है ये पूरी की पूरी करंट अफेयर पर बेस्ड है। तो करंट अफेयर कैसे तैयार करें? करंट अफेयर के लिए मेरा मानना है कि या 3 तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। या तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, और दूसरा है कि कोई मैगज़ीन है जो आप मंथली ले सकते हैं उसको आप पढ़ें, और तीसरा हो सकता है कि आप कोई यूट्यूब में, क्योंकि अच्छे शिक्षक पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर, तो आप उसके थ्रू आप जा सकते हैं कि आप अच्छे से उस पर डेली एक क्लास कर सकें, उसके थ्रू आप अपने नोट्स बना सकें। तो इसमें जो मैं मानता हूँ कि इसमें जो पहला तरीका है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्योंकि अभी इतना समय बीत चुका है और परीक्षा में कुछ खास समय बचा नहीं है, तो जो आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा नहीं होगा कि कल का ही न्यूज़पेपर का पूछे, वो पिछले 6 महीने 1 साल पिछले 1 साल का तक भी पूछा जा सकता है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि न्यूज़पेपर में पिछले 1 साल का पेपर पढ़ें। तो दूसरा ये तरीका तो बिल्कुल अब सही नहीं बैठेगा। दूसरा तरीका है कि मंथली जो आपकी मैगज़ीन्स आती हैं वो पढ़ें। तो मैगज़ीन पढ़ने के लिए आप पिछली महीने की भी मैगज़ीन आपको पढ़नी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि पढ़ने का आपके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप उसे ही पढ़ नहीं पाओगे, तो करंट अफेयर के लिए एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा जाए। एक्स्ट्रा भी पढ़ना और ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डालना है। तो ये तरीका भी एक तरह से मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो तीसरा जो तरीका है कि यूट्यूब चैनल्स पे जो अच्छे जो शिक्षक हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कोई अच्छी क्लास कर सकते हैं। तो उसमें क्या है वो रिवीज़न कराते हैं हर महीने का, तो उसको आप अच्छे से रिवीज़न करें और अच्छे से सारी चीज़ें आप प्रॉपर वे में नोट्स तैयार करें। तो उसमें क्या है कि क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएगा तो इस यूनिट से 4 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें नीचे आपने देखिएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक इकाई से कम 4 क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। तो अगर आप 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 4 क्वेश्चन में आप कैसे तैयार करेंगे, बस 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएँ। तो बड़े बड़े ही क्वेश्चन अधिकतर हो सकते हैं कि पूछे। आप उसके लिए एक क्लास डेली अटेंड करेंगे, और इसमें क्या होगा कि आप 1 घंटे की क्लास अटेंड करेंगे और आपका ये यूनिट कवर होता जाएगा, और धीरे धीरे सारी चीज़ें, क्योंकि वो एकदम उसी पे बेस्ड है, तो वो कोशिश उसमें यही होती है कि सारी चीज़ें आपको आ जाए, कवर में हो जाएं। तो मैगज़ीन में क्या है, छोटी घटनाएं भी, बड़ी घटनाएं भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें भी आपको फिर पढ़ना पड़ जाएगा।
तो इसमें फिर क्या होता है, जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ होती है हम ज़्यादा के ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कई चीज़ें जो होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, फिर भी हम उस पर हाथ पैर मार रहे होते हैं। तो मेरा जो सबसे अच्छा तरीका मेरा मानना है, जो मैंने अपनाया भी है, कि यूट्यूब चैनल पे पर डे सुबह अगर कोई क्लास कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर नोट्स तैयार किए जाए, और डेली उस पर अगर डेली रिवीजन भी होगा ना तो उसमें ज़्यादा कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी यूनिट है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। तो शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति क्या है कि अभिवृत्ति में क्या करना है कि जो इसमें क्या लगा है कि आपका एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड और दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें इन दोनों चीज़ों को आप देखेंगे तो आपने नेट के एग्ज़ाम में पढ़ रखा है। तो नेट के एग्ज़ाम में आपकी जो स्ट्रैटेजी रही है इसमें पढ़ने की, आपको कमोबेश वही स्ट्रैटेजी अपनानी है, कुछ खास नहीं करना है। अगर आपने KVS मैदान को पढ़ा है तो KVS मैदान के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी क्लासेस के थ्रू आपने कोई नोट्स तैयार किए तो उन्हें ही रिवाइज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक के, जो आप PYQ उठा कर देखें तो उसमें कुछ खास नहीं हुआ है, और जो चीज़ें आई हैं वो चीज़ आप कवर कर सकते हैं उसी के थ्रू जो आपने नेट में तैयारी की है। तो ये ऐसी यूनिट है कि जो आपने नेट में पढ़ रखी है, तो इसको आप, इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं। तीसरी यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, इसे भी आपने पढ़ रखा है नेट में। तो नेट की तैयारी के दौरान ये भी पढ़ा था आपने, इसमें भी आपको वही सारी चीज़ें फॉलो करनी जो आपने नेट में फॉलो की थी, तो इसके लिए भी कुछ अलग से नहीं। मानव एवं पर्यावरण, ये एक यूनिट है जो आपको करंट अफेयर से भी जोड़ती है। तो आप ये चीज़ ध्यान में देंगे कि करंट अफेयर में अगर कोई इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कोई बड़ी चीज़ हुई है तो उसको आप साथ में लेकर चलें, और बाकी आपकी जो नेट पे रणनीति रही है तो ये भी यूनिट उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, ये भी क्योंकि आपके नेट के पेपर में लगा हुआ यूनिट था। चौथी यूनिट तो ये थी, और पांचवी यूनिट जो अब आता है GS का पार्ट। पांचवी यूनिट क्या है, भारतीय इतिहास एवं भूगोल। इसके लिए क्या किया जाए, और छठी यूनिट भी ऐसी है। छठी यूनिट कहती है भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों यूनिट्स की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि ये एकदम अछूते विषय हैं। अभी तक जो लोग खासकर इस फील्ड के हैं उन्होंने अगर कोई पहले से तैयारी नहीं की है किसी कंपटीशन की, तो उनको ये चीज़ें पढ़ने को आम तौर पे नहीं मिली होंगी। अगर वो 10+2 के दौरान NCERTs पे फोकस रहे हैं और उससे पहले कोई तैयारी की तो उन्होंने इससे हर चीज़ें पढ़ी होंगी। तो इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें मेरा जो मानना है, अगर कोई एक बुक पढ़ सकते हैं तो वो आपके लिए लूसेंट हो सकती है। लूसेंट की GK आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं, और टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, पूरी नहीं पढ़नी है। और अगर आपकी नई है तो फिर उसके साथ अर्थव्यवस्था वाला चीज़ भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जैसे इसमें लिखा है कि पांचवी यूनिट भारतीय इतिहास एवं भूगोल, तो इसके अंतर्गत जो पहला है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950। तो आप ये चीज़ देखिए इतिहास में क्या चीज़ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1950 तक है, 1857 से शुरू होता है। तो आपको इतिहास 1857 से शुरू हो रहा है और 1950 तक जाता है। तो इस बीच में जो जो घटनाएं हुई हैं वो आप लूसेंट के पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। इतिहास आपका 1857 से लगा, तो आप सवाल उठता है क्या हम पहले का ना पढ़ें इतिहास? नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा दोनों। पहले में आप अगर बुद्ध काल की बात करें तो वह आपका भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में जा सकता है। आप ऋग्वेद और जो शुरुआत एक तरह से जहाँ से इतिहास के होते हैं ऋग्वेदिक काल जो है वहाँ पे भी आपको भारतीय संस्कृति की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। सिंधु सभ्यता में जो भारतीय जो स्थापत्य कला थी, मुगल काल में जो स्थापत्य कला थी, वो सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति में आएंगी। और इसके अलावा कई जैसे राज्यों में जो अपने अपने लोक नृत्य हैं वो सारी चीज़ें संस्कृति में आएंगी। तो इन सब पे आपको नज़र बनाने हैं और इन सबको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इतिहास आपको इस नज़र से पढ़ना है जो 1857 के पहले का है, उसको ऐसे पढ़ना है कि वो आप भारतीय संस्कृति में आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। तो वो जो पहले का पढ़ना है वो भारतीय संस्कृति के नज़रिए से पढ़ना है, और बाद का इतिहास में आंदोलन वगैरह जो 1857 से 1950 तक चले हैं वो आपको पढ़ने हैं। तीसरा, भारतीय इतिहास एवं भूगोल में ही जो भूगोल का पार्ट है वो कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल। अब आप जाएंगे तो आप लूसेंट में इसमें बिग बैंग थ्योरी भी दे रखी है और सौरमंडल के बारे में दे रखा है। सारे के सारे ग्रह हैं, उन ग्रहों में क्या क्या चीज़ें हैं जो अन्य ग्रहों में नहीं पाई जाती, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और भारत का सामान्य भूगोल ये भी आपको कवर करना है। और इसके लिए मैं एक साथ एक चीज़ का और सुझाव दूंगा। घटना चक्र ने एक सीरीज निकाली थी, छोटे छोटे मतलब बुक टाइप में ही थी,
तो उसमें क्या था, पॉइंटर नाम से थी घटना चक्र की। पॉइंटर नाम से अगर आपको मिल जाए तो उसे आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ PDF के फॉर्म में साक्षी मैम के टेलीग्राम चैनल पर मेरे द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उनको आप, हर विषय का है, मैं उसको भेज दूंगा, आप उसकी तैयारी अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। उसमें PCS लेवल का क्वेश्चन दे रखा है। तो घटना चक्र में आप ये दोनों, उसमें भूगोल भी, आपको भूगोल का अलग होगा और ये भी इतिहास का होगा, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब जो छठा है, छठी यूनिट में क्या है, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। संविधान आप देखेंगे, इसमें जो पहला है प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक, सिद्धांत। आपको इन तीनों को तो आपको लगे हैं, मूल अधिकार, प्रस्तावना, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। अब मूल अधिकार में जैसे कि अगर आपने पढ़ा आर्टिकल 14 पढ़ा, तो आर्टिकल 14 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब 14 के अंदर 14A क्या करता है, 19 अगर आपने पढ़ा है तो 19B क्या कहता है, 15 है तो 15B के थोड़ा सा आप जाइए। पहले तो आपको ऐसे पढ़ना है, फिर उसके बाद अंदर की चीज़ें भी पढ़नी है। तो A, B जो आपके सब आर्टिकल्स लगे हुए हैं अंदर, उनको भी सब क्लॉज वाइज जोड़े गए, तो उन क्लॉज को भी पढ़ना है। तो कोशिश करिएगा उन्हें भी पढ़ने की। और इसके जो दूसरा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें आपको पूरी संसद आपको आ जाती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और हर जगह की कहाँ कितनी सीटें हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। लूसेंट में ये ईजिली अवेलेबल है। और जो दूसरा मैंने बताया है कि पॉइंटर नाम से है घटना चक्र का, उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, अर्थव्यवस्था, संविधान का पार्ट है, इसको आप संविधान के देख सकते हैं। और जो अगला है वो है अर्थव्यवस्था। माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ और है इसमें है संविधान में ही, वो है कि निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग। तो इसमें अलग अलग आयोग हैं, उनको भी आपको पढ़ना। संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसे आपको देखना, उनकी क्या उसके आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल के थ्रू क्या चीज़ें अपॉइंट, कैसे सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है, कैसे हटाया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, ये योजना, विकास, आयकर, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है, ये एक ऐसा मतलब चैप्टर है कि इसमें आपको करंट के साथ जाना पड़ेगा। एक तरह से GS में आपको करंट को अच्छी तरह से पकड़ बनाए रखनी है। तो जो करंट अफेयर है वो अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से सीधे रूप में आएगी, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी चीज़ें नई हो रही हैं उसको आपको देखना है। वो अर्थव्यवस्था पे आपको सीधे सीधे कनेक्ट करेगा। जैसे बजट आया, तो बजट में क्या क्या चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान, आपके उत्तर प्रदेश का भी बजट ध्यान में रखना है और केंद्र का भी बजट ध्यान में रखना है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आता है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। बैंक रेट क्या चल रही है, रेपो रेट क्या चल रही है, RBI के अलग अलग निर्णय आते हैं, उन सबको ध्यान देना है। इसके लिए अगर मैं एक अलग से कोई बुक की अगर आप मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा ई-दृष्टि, जो कि नवत्र नाम से आती है, उसका बड़ा अच्छा था। आप किसी और की भी ले सकते हैं जिसमें 1-2 पेज में संक्षेप में दिया हो, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे जो अच्छी लगी वो ई-दृष्टि थी। उसमें 2 पेज में उसका सब डेटा, सारी चीज़ें उसमें डेटे दे रखे थे। उस डेटा में जो भी नई नई चीज़ें हुई हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, वो सारा डेटा 2-3 पेज में समेट दिया था। तो वो अच्छे से, ना तो आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें आप आराम से देख सकते हो। और अगर किसी अन्य मैगजीन में ऐसा है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये है इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपका जो कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, क्योंकि कभी GDP क्या चल रही है, किसी अन्य एजेंसी ने GDP के लिए क्या बताया है, वो सारी चीज़ें भी आपको अर्थव्यवस्था में देखनी पड़ेंगी। तो अर्थव्यवस्था में एकदम करंट पे ध्यान रखकर पढ़कर चलना होगा। लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं, जो एकदम नियम है, वो सारी चीज़ें उसको भी ध्यान में, वो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, घटना चक्र पॉइंटर से कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इस पर क्या करना है, लगातार पढ़ाई करनी है और एकदम कंसिस्टेंसी के साथ डेली GS को पढ़ना है। GS को आपको डेली कम से कम 2 घंटे तो आपको देने ही देने हैं, और हिंदी भी आपको अच्छे करनी है। तो दोनों चीज़ों में जब आप अच्छा करेंगे तब आप एग्ज़ाम में बड़े आसानी से अपना पास हो जाएंगे और आसानी से चयन होगा। और एग्ज़ाम में अगर अच्छा मार्क्स आता है तो आपका ये मार्क्स जो है इंटरव्यू से पूरी तरह से दबाव हटा देगा, जैसा कि मेरे साथ था भी। मेरा एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स होने के कारण इंटरव्यू में बिल्कुल दबाव नहीं था, जिससे मैं इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर भी सका, और दोनों जगह मार्क्स अच्छे होने से मेरी रैंक भी बहुत अच्छी आई। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में आपको अच्छा करना है, ताकि आपको इंटरव्यू पे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। जो अफवाहें हैं उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो अफवाहों से आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे।
कि कैसा क्या सारी चीज़ें चलती हैं, वो अफवाहों पे आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम अच्छा करते हैं तो एग्ज़ाम आपके हाथ में है, इंटरव्यू आपके हाथ में उतना नहीं है, जितना जो चीज़ आपके हाथ में है उसमें आप अच्छा करिए। तो अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं, आपका चयन लगभग तय है। इंटरव्यू में आपका दबाव वैसे भी हट जाना है, तो ये आप कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करिए। बस बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।